ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। भारतवर्ष के निर्माण में जनजाति समूह का योगदान अतुलनीय रहा है। जनजाति समाज के लोग आदि माने जाते हैं भारतवर्ष के। यह विश्वास किया जाता है कि प्रथम निवासी यही रहे और इनका योगदान विशेष रूप से भारत का जो जंगल से जुड़ा समाज रहा था, मुख्य रूप से इनकी जनसंख्या वहीं अधिक रही, उन्हीं क्षेत्रों में अधिक रही। जनजातीय लोगों का विकास स्वतंत्रता के बाद उस गति से होता हुआ नहीं देखा गया जो होना चाहिए था, इसीलिए विशेष प्रावधान इनके लिए किए गए। अच्छी बात यह है कि विगत 9 वर्षों में जनजाति समाज के लोगों के उत्थान के लिए सरकार की ओर से अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, विशेष अभियान चलाए गए हैं, जिनके माध्यम से समाज की मुख्य धारा में ये जुड़ सके और ऐसे लोग जो इनके योगदान से परिचित नहीं हैं, इनकी कलाओं के बारे में समझ कम रखते, इनके आर्थिक महत्व के बारे में समझ कम रखते, उन्हें भी इनके साथ निकट संबंध स्थापित हो सके। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं ट्राइफेड के पूर्व महानिदेशक प्रवीर कृष्ण। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनकी वर्तमान में स्थिति कैसी है और समाज की मुख्य धारा में इनका जुड़ाव किस रूप में देखा जा रहा है। भारतवर्ष में 30 राज्यों में लगभग 11 करोड़ 11.5 करोड़ अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहन निवास करते हैं और इनका प्रतिशत 2% से तमिलनाडु केरला में 2% से लेके 90-95% नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में है। इस आबादी का लगभग आधा जो आबादी है 11.5 करोड़ में से आधे लोग जंगलों में निवास करते हैं। तो इनकी जो विकास के प्रश्न हैं, इनकी जो डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, वो सामान्य प्रश्नों से थोड़े भिन्न हैं और उनको दिशा देने में, उनको गतिशील बनाने के लिए भी जो प्राथमिकताएं होती हैं वो भी भिन्न की गई है। तो विगत 9-10 वर्षों में इस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया कि ऐसे लोग जो जनजाति हैं और जंगलों में रहते हैं, उनके स्किल्स में कोई कमी नहीं है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो लेकिन गरीब और कह लीजिए कि जो हम कहते हैं गरीबी की रेखा, उसके जो सबसे नीचे वाली पायदान है उसमें हम इन्हें पाते हैं। तो क्या किया जाए कि इनकी आय में वृद्धि हो, ये भी विकास की ओर तीव्र रूप से उन्मुखी हो। तो जो आधी आबादी है जो शहरों में अन्य स्थानों पे आ गए हैं, वो तो उनका विकास का रास्ता अपना उन्होंने बना लिया है, अध्ययन से, अध्यापन से, टेक्नोलॉजी से, अन्य व्यवस्थाओं में सामान्य धारा से जुड़ के वो सामान्य रूप से विकास कर रहे हैं। लेकिन लगभग 6 करोड़ की आबादी जो जंगलों में रहती है अभी भी, उनके लिए कौन सी व्यवस्था बनाई जाए जिससे उनका भी तीव्रतम से भी तीव्रतम विकास किया जाए जी। तो ये ऐसी सोच हुई कि ये जो जंगलों में जो लघु वनोपज होते हैं और उनको कैसे, उसका व्यापार कैसे मार्केट से जोड़ा जाए। जैसे आप जानते हैं जंगलों में जो सामग्री होती है जी, इनको ये वनवासी अपने सिर पर लाकर प्राइमरी मार्केट्स में लाते हैं, जो हाट बाजार तक ये लाते हैं, फिर वहां से सेकेंडरी और टर्शरी मार्केट्स में इसका विक्रय होता है जी। तो मान के चलिए कि देश में लगभग 100 प्रकार के ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और इनको यही जो हमारी आदिवासी 6.5 करोड़ की आदिवासी पॉपुलेशन है, जंगलों से बाहर निकालने का यही एकमात्र जरिया है। दूसरा कोई ऐसी का साधन नहीं है जैसे इन जंगल के उत्पादों को हम बाहर ला सके। लेकिन इसकी जो विक्रय और क्रय की प्रक्रिया थी वो बड़ी दूषित थी और आदिवासियों को जो इसमें मिडलमैन और बिचौलिए होते हैं, इनके चंगुलों में फंसे रहते थे। श्रोताओं, यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ प्रवीर कृष्ण जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नॉन टिम्बर यानी आम तौर पर जंगलों से हमारा तात्पर्य होता है कि वृक्ष उत्पाद में लकड़ियां, यही हम समझते हैं। नॉन टिम्बर का अर्थ हुआ
कि वृक्ष से निकलने वाले लकड़ी के अलावा अन्य जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जी, ये 100 प्रकार के उत्पाद हैं और 2 लाख करोड़ इनकी वैल्यू है पूरे देश में। एक प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी करवाया था जिसमें ये पता चला कि जंगलों को केवल हम लकड़ी मानते हैं, जबकि इसके अलावा 100 प्रकार के उत्पाद होते हैं जिसकी रॉ मटेरियल वैल्यू 2 लाख करोड़ है। तो योजना ये बनाई गई कि इस 2 लाख करोड़ की हम वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके आदिवासियों के माध्यम से ही इन्हें बाजारों तक पहुंचाएं। तो उसमें 5 गुनी वैल्यू एडिशन, गुण मूल्य वृद्धि जिसे हम कहते हैं, प्राइसेस में 5 गुनी वृद्धि हो सकती है। इमली 30 रुपए किलो मान लीजिए कि जंगलों में बिकती है प्राइमरी मार्केट्स में। इमली का बीज और रेशा निकाल दीजिए तो 250 रुपए किलो बिकती है, 400 रुपए किलो बिकती है। उससे चटनी, सॉसेज और मसाले बना लीजिए तो 800 से 1200 रुपए किलो बिकती है जी। तो 30 रुपए की इमली को 1200 रुपए तक बाजार में लाकर हम विक्रय कर सकते हैं। तो योजना ये बनाई गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। भारत जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने 100 आइटम्स के 100 जनजातीय उत्पाद जो जंगलों में उत्पादित होते हैं और जिसका उन्हें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत मालिकाना हक है, उसकी उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित की। और जो ये औने पौने दामों पर 5 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए किलो ये बिकती थी, उनको हमने समर्थन मूल्य का एक सोशल और इकोनॉमिक नेटवर्क, प्रोटेक्टिव नेटवर्क दिया, अम्ब्रेला दिया। इससे मान के चलिए कि लगभग 30,000 करोड़ का व्यापार में वृद्धि हुई आगामी पिछले 8-9 वर्षों में। इस केवल समर्थन मूल्य की योजना से आदिवासियों को लगभग 30,000 करोड़ की अतिरिक्त आय मिली उनके। क्योंकि ऐसा होता है कि आदिवासी विकास को हम सामान्य ग्रामीण विकास से जोड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई वो भी विकास कर रहे हैं। ऐसी बात, एक बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों का इनका विकास की योजनाएं हैं और शासन ने, भारत सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से समझा कि ये सामान्य विकास की योजनाओं का लाभ इन आदिवासियों तक नहीं पहुंचेगा। ये जिस कार्य में माहिर हैं, निपुण हैं, अगर हम वो कार्यों में इनको समर्थन करेंगे तब जाके इनका विकास और विकसित हो। तो सोचिए कि समर्थन मूल्य योजना से जिसमें हमने 100 आइटम्स को एमएसपी के अंतर्गत लाया और उसे उचित मूल्यों पर विक्रय करने की व्यवस्था बनी गई। लगभग 30,000 करोड़ की अतिरिक्त आय इन सभी आदिवासियों को विगत 8-9 वर्षों में मिला है। इसके बाद एक वन धन योजना बनाई गई जिसमें वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इस रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल के रूप में न बेचकर उन्हें प्रसंस्कृत करके अगर बेचा जाए तो उसमें 5 गुनी 10 गुनी वृद्धि हो जाती है। तो एक प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन 2019 में लॉन्च हुआ जिसमें हमने 12,000 करोड़ की लागत से देश में 50,000 बंधन समूह बनाकर आदिवासी भाई बहनों के माध्यम से उनकी सामग्रियों के प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की योजना बनाई गई है। और इससे लगभग 10 से 15 लाख स्टार्टअप्स में आदिवासी इन्वॉल्व होंगे और उनको जो हम गैदरर के रूप में जानते हैं, जंगल से सामग्री एकत्रित करने वाले व्यक्तियों को एंटरप्राइज की ओर मोड़ने की योजना, बहुत ही क्रांतिकारी योजना ये प्रारंभ की गई है और इसका प्रचार, प्रसार, विस्तार अब किया जा रहा है। और इससे मेरा ये पूरा विश्वास है कि जो आदिवासी अर्थव्यवस्था है, जो आदिवासी आर्थिक व्यवस्था है, उसमें 5 से 10 गुनी वृद्धि होगी उनकी आय में। तो जो व्यक्ति 10,000 कमाता है वो 1 लाख तक कमा सकता है और जो 1 लाख कमाता है वो 10 लाख तक। तो जो एंटरप्राइज की बात है आदिवासी अर्थव्यवस्था में, इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन से जोड़े जाने का काम किया जा रहा है। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे आदिवासी 26,000 प्रकार की सामग्रियां बनाते हैं हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट के नाम से, साड़ियां, कपड़े, बेल मेटल, लकड़ी का सामान, तरह तरह के गहने बनाते हैं, 26 पेंटिंग्स करते हैं, लेकिन इन्हें उसकी उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो ट्राइफेड के माध्यम से पूरे देश में एक मार्केटिंग नेटवर्क बनाया गया जिसमें केवल आदिवासियों के सामग्रियों का विपणन करने की व्यवस्था बनाई गई है और इससे हमने ई कॉमर्स के माध्यम से भी जोड़ा है। ट्राइब्स इंडिया का एक पोर्टल है, तो समझ लीजिए कि लगभग 5,000 आदिवासी समूह इन 140 रिटेल आउटलेट्स ट्राइफेड ने खोजे हैं। ट्राइब्स इंडिया के नाम से चलाता है पूरे देश में और एक ई कॉमर्स का पोर्टल। इसके अलावा अमेजॉन, स्नैपडील, स्नैपचैट और आपके ये सब जो अन्य कॉमर्शियल पोर्टल्स है उस पर भी इन सामग्रियों को रखा गया है और इससे भी तो जो आदिवासी गुणवत्ता पूर्वक सामग्रियां बनाते हैं उसको सीधे बड़े मार्केट से जोड़ने का, उनका बिचौलियों का रोल निकालकर उन्हें बड़े मार्केट से जोड़ने की महती योजना बनाई गई। तो जो 26,000 तरह के उनके उत्पाद हैं जिसकी वैल्यू कम से कम 10 लाख करोड़ से ऊपर होगी, उसको अब हम
सीधे मार्केट में बेचने की इस योजना से ट्राइब्स इंडिया का ये ब्रांड नेम है, इसको हम इस माध्यम से इसको ट्राइफेड ने जोड़ा है और पूरे देश में 5000 क्लस्टरों में उत्पादित आदिवासी सामानों को हम अब सीधे बाजारों तक बेच रहे हैं, बिचौलियों के चुंगल से निकालकर उचित मूल्य आदिवासी उद्यमियों को मिल रहा है। और इन सभी तीनों योजनाओं के एमएसपी, वैल्यू एडिशन और ये जो रिटेल ट्रेड की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग की व्यवस्था की गई है, नहीं भी तो कम से कम 1 करोड़ आदिवासी इससे सीधे लाभान्वित हुए हैं और उनकी आय में न्यूनतम 3 से 4 गुनी वृद्धि संभव हुई है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में इन योजनाओं का बहुत प्रभाव पड़ा है और सामग्रियों की उचित मूल्य दिलाने में, बड़े मार्केट्स को एक्सेस करने में, बड़े मार्केट्स तक पहुंचकर इसका विपणन करने में, उसमें उनको बहुत लाभ मिला है। यानी दोहरा लाभ होगा। एक तो उन्हें तथ्य के स्तर पर सारी जानकारियां स्पष्ट रूप में पहुंच रही हैं और दूसरा सरकार की ओर से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उससे वो कैसे जुड़ सकते हैं, वहां हम आना चाहेंगे। या कह लें कि प्रयास के बाद भी बहुत सारे लोग कौशल विकास के लिए, आदिवासी जनजातीय समाज के ही लोग जो अपना कौशल विकास करना चाहते हैं, उसके लिए कोई योजना है सरकार की? क्या प्रयास किए गए हैं सरकार की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल। ट्राइफेड के अंतर्गत आपको मैं बताऊं, जो हमारी ये आदिवासी समुदाय है, ये बड़े भारी कारीगर लोग हैं। इनको इन कारीगरी में कोई मात नहीं दे सकता है। इनको किसी भी, मैं आपको एकदम सीरियसली बता रहा हूं कि पिछले 1000 वर्षों से ये सामग्रियां उत्पादित कर रहे हैं। कठिनाई ये है कि उन्हें उसकी उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो ट्राइफेड ने ये किया कि इन देश के लगभग 5000 क्लस्टरों में जो आदिवासी कलाकार, बड़े भारी कलाकार जो पिछले 100 जनरेशन से ये काम कर रहे हैं, निपुण कलाकार हैं, उनको हमने बड़े मार्केट से जोड़ा, उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा, ई कॉमर्स के माध्यम से जोड़ा और कुछ उनकी जो डिजाइन और डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी लगाई। और आदिवासी अर्थव्यवस्था में आपको मैं सभी मतलब अपने सभी श्रोताओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन्हें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये हम आपको ट्रेन कर देंगे। उनकी कला की अगर आप बात करें, उनकी जो कला है, जो हाथ की उनकी हस्तकला है, जो 26,000 तरह की चीजें बनाते हैं, टेराकोटा के, वो लकड़ी की, मेटल की, ज्वेलरीज की, खाद्य पदार्थ, मतलब आप कपड़े, ऊनी कपड़े, आप समझ लीजिए, आप जितनी तरह की आपकी सोच जहां तक जा सकती है उस तरह की चीजें बनाते हैं। लेकिन इनकी त्रासदी ये है कि ये बड़े मार्केट तक नहीं पहुंचे, जंगल में रहते हैं। तो ये जंगल में बिचौलिए जाकर उनसे सस्ते दामों पे खरीद कर इसे बड़े बाजारों तक बड़े दामों में बेचते हैं। तो ट्राइफेड के माध्यम से अवसर ये है कि आप सभी स्व सहायता समूह बनाकर, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स या मार्केटिंग एसएजीज बनाकर इन सामग्रियों को उचित मूल्य पर क्रय करके पूरे देश में और विदेशों में भी इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। आदि महोत्सव के नाम से हम इस योजना को चलाते हैं, जिसमें हम आदिवासी उत्पादों का एक उत्सव मनाते हैं। क्योंकि मार्केट जो है, उनकी भाषा में मार्केट शब्द से वो थोड़े अनभिज्ञ हैं। उनकी हाट बाजारी उनकी आखिरी मार्केट है। लेकिन बड़े मार्केट में एक बार वो चले जाते हैं तो जो चीज वो गांव में 200 की बेचते हैं, वो यहाँ पर 5000 में जब बिकता है, तब उनका दिमाग एक होराइजन बढ़ते हैं और फिर वो समझते हैं कि बड़े बाजारों तक पहुंचकर बेचने का लाभ क्या होता है। तो ये आदि महोत्सव के माध्यम से पूरे देश में आदिवासी सामग्रियों का प्रचार और विक्रय और विपणन किया जा रहा है, जिससे भी आदिवासियों को बहुत लाभ मिला है। वैसे बताऊं कि एक आदिवासी जो दिल्ली हाट में हम लोग लगवाते हैं, उसमें 15 दिन में ये 15 से 20 करोड़ की सामग्रियों का वितरण कर देते हैं। तो सोचिए कि उनकी आंख में जो उल्लास और उमंग होता है, जो उनकी सामग्रियों का 5 गुना और 10 गुनी कीमतें जब उन्हें मिलती हैं, तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती है। एंड देन दे रियलाइज द मीनिंग ऑफ अ मार्केट। हाट बाजार से उठकर जब वो बड़े मार्केट्स में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स तक वो जब पहुंचेंगे, तो उनके जब आय में 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना जब वृद्धि होगी, तो वही कलाकार एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, व्यवसायी हो जाएंगे। और यही लक्ष्य सरकार का है कि हम इन्हें उत्पादक से उद्यमी बनाएं और उद्यमी से बिजनेसमैन बनाएं और बड़े बाजारों तक इन्हें पहुंचाएं, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिले और वो अपनी आय में अधिक से अधिक वृद्धि कर सकें। श्रोताओं, आपने जाना कि लगभग 6 करोड़ की आबादी वाले जो जनजाति समाज के हमारे भाई बंधु हैं, उनके विकास के लिए विगत 9 वर्षों में सरकार की ओर से किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और विशेष रूप से ट्राइफेड के माध्यम से किस तरह 5 से लेकर 10 गुनी आमदनी तक उचित योग्य कलाकारों को हो रही है, जिसके और बढ़ने के आसार आने वाले दिनों में हैं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय की 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।